आगे जिन्बू को डीमन मोनार्क का प्यूरिफाइड ब्लड भी मिल जाता है। इसी के साथ एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट भी चाहिए थे वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। पर आगे लिखा हुआ था जो एलेक्सर ऑफ लाइफ है उसे बनाने का सक्सेस रेट प्लेयर के इंटेलिजेंट लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब इसका फेल होने का भी पॉसिबिलिटी है। इसके बारे में जिन्बू थोड़ी देर सोचने लगता है और यस कर देता है, जिसके बाद सिस्टम एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाना शुरू करता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जिन्बू को एलेक्सर ऑफ लाइफ भी मिल चुका है। एलेक्सर ऑफ लाइफ मिलने के बाद भी जिन्बू थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे अब भी नहीं पता होता कि वो इटर्नल स्लीप डिजीज के ऊपर काम करेगा भी या नहीं। तभी जिन्बू और एजल को कुछ साउंड सुनाई देता है। जब वो घूमकर देखते हैं वो और कोई नहीं टैंक होता है जो उस ड्रैगन के बॉडी को जिन्बू के सामने लेकर आया होता है, जो देखकर जिन्बू उसे शाबाशी देता है और उस ड्रैगन का भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। पर जब नाम देने की बारी आती है एज ऑलवेज उसको उसका नाम याद नहीं होता और वो बहुत से अजीबोगरीब नाम सोचने लगता है, जो सुनकर आइजल कहती है क्या तुम्हें लोगों के नाम याद नहीं रहते? जिन्बू कहता है क्या फर्क पड़ता है, और वो उस ड्रैगन का नाम काइजल रखता है। काइजल को देखकर एजल नाचते हुए कहने लगती है इसके साथ तो हम हमारे कैसल में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और हमें इस जीत का सेलिब्रेशन भी करना चाहिए। और मुझे लगता है मेरे पापा भी ये सब सुनकर खुश हो जाएंगे। ऐसे आइजल बोल रही होती है और जिन्बू उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने मन ही मन सोच रहा होता है मुझे जल्द से जल्द जाकर इस एलेक्सर ऑफ लाइफ को मेरे माँ को पिलाना होगा। तभी जिन्बू को याद आता है उसे एक र्यून स्टोन मिला है और वो चेक करने लगता है। जब वो उस र्यून स्टोन को यूज करता है उसे एक स्किल मिलता है जो होता है शैडो एक्सचेंज। शैडो एक्सचेंज में क्या होता है, जिन्बू के शैडो कहीं पर भी हो और कितने दूर भी हो, जिन्बू शैडो एक्सचेंज कहकर वहां पर जा सकता है। जिसके बाद जिन्बू आइजल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम फिर मिलेंगे। एक एक कर वो शैडो एक्सचेंज करके वहां से चला जाता है और आइजल तो बस देखते ही रह जाती है और वो कुछ कहना भी चाहती थी जो कि वो कह नहीं पाती। आखिरकार जिन्बू डीमन कैसल से बाहर आ जाता है और काइजल पर बैठकर वहां से चला जाता है। आगे हंटर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट को ओजिन चुल से कह रहे होते हैं जापान के जो हंटर्स आएंगे वो डिकॉय की तरह काम करेंगे, वो अपनी मैजिकल एनर्जी से उन आंट मोस्टर्स को बाहर निकालेंगे और हमारे हंटर्स उसमें से आने वाली सिग्नल को सिग्नल जमिंग टेक्निक से रोक देंगे और मौका मिलते ही उस आंट को इनको खत्म कर देंगे। जो सुनकर ओजिन चुल भी कहने लगते हैं कि वो सिग्नल जमिंग टेक्निक काम करेगा भी या नहीं। जो सुनकर गो भी कहने लगते हैं हाँ मुझे भी ये प्लान कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है और हमारे जो एनालिसिस्ट है उन्होंने इस चीज की मंजूरी दे दी है, तो मुझे नहीं लगता कुछ खास इशू होगा। अगर कुछ इशू होता भी है तो हमारे पास प्लान बी है, वहाँ पर क्या होगा वो तो किसी को भी नहीं पता है। और अभी के लिए सिर्फ हम एक ही चीज कर सकते हैं, जो भी हंटर यहाँ से जाएंगे उन्हें हम पूरी तरह से तैयार करके भेजेंगे। आगे प्रेसिडेंट को ओजिन चुल से पूछते हैं क्या तुम्हें जिन्बू के बारे में कुछ पता चला? जिसके जवाब में ओजिन चुल कहता है कि नहीं अब तक तो कुछ पता नहीं चला है। आगे हम बैग को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के साथ बैठकर पार्टी कर रहा था और बैग हमें उसी दोस्त के बारे में बताने लगता है। इस बंदे का नाम है ब्योंग-ग्योंग-उन जो कि एक एस रैंक का हीलर है। इस बंदे के बारे में खास बात यह है कि इसने भरी जमाने में ही रिटायरमेंट ले लिया था, वो भी बिना हार्म हुए, और हम दोनों एक जमाने में साथ में काम किया करते थे। और ये बंदा आज भी वैसे का वैसा ही है जिसके सेंस ऑफ ह्यूमर को समझना काफी मुश्किल है। जिसके बाद ब्योंग-ग्योंग सीरियस होकर पूछने लगता है क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहते हो, ये जानते हुए भी योनसुक के साथ वहाँ पर क्या हुआ था। जो सुनकर बैग कहने लगते हैं हाँ मैं वहीं पर इसलिए तो जाना चाहता हूँ क्योंकि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो उन चिट्टियों का हमला शहर भर में हमें देखने को मिल सकता है। जो सुनकर ब्योंग-ग्योंग सार्कास्टिक वे में कहने लगता है मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े देशभक्त बन चुके हो, तुम इसे देशभक्ति समझो या फिर कुछ और समझो, पर मुझे वहाँ पर जाना ही है। जो सुनकर ब्योंग-ग्योंग कहने लगता है जाने से पहले उसने भी मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था और तुम यहाँ पर मुझे बुलाने आए हो तो मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगा। इसके बाद बैग कहता है नहीं मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें बताने के लिए आया था ताकि तुम्हें इसके बारे में पता हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये मौका मुझे दूसरी बार मिलेगा भी या नहीं। आगे ब्योंग-ग्योंग कहता है कि मैं पब्लिक सर्वेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होता, इन सब खून खराबे से मैं दूर रहना चाहता हूँ। अगर ये एग्जाम क्लियर होता है तो मुझे एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का तो पता नहीं, पर हिस्ट्री में तो कोई मुझसे आगे नहीं जा सकता। बैग कहता है हाँ ये बात तो तुमने ठीक ही कहा। आगे ब्योंग-ग्योंग कहता है तुम्हें तो पता है मुझे पीरियड ड्रामा कितना पसंद है, काश ये जोंग भी पीरियड ड्रामा जैसा ही होता, कम से कम अपने को तो खोना नहीं पड़ता। आगे बैग कहते हैं काश ये सब हो पाता, और आगे वो सोचने लगते हैं ये साले हंटर ऐसे ही होते हैं, मुझे तो अब तक एक भी हंटर ऐसा नहीं मिला जो मॉन्स्टर से लड़ाई किए बिना रह सकता है। बैग को ऐसे सोचते हुए देखकर ब्योंग-ग्योंग मुझसे कहने लगते हैं मुझे लगता है तुम फिर से कुछ सोच रहे हो, लगता है तुम्हें जल्दी बूढ़ा होना है। और ऐसे ही वो दोनों मजाक मस्ती करते रहते हैं। अगर हम देखते हैं जिन्बू को जो अपने माँ के पास बैठा होता है और उनके गले में एक स्कार को देखकर जिन्बू को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन्हें एक स्कार कैसे मिला। जिन्बू जब छोटा होता है वो एक गर्म पानी के बाउल को गिरा देता है, वही गर्म पानी जिन्बू के मॉम के ऊपर गिर जाता है, जो देखकर जिन्बू फुट फुट कर रोने लगता है और जिन्बू को चुप करने के लिए वो दर्द सहते हुए जिन्बू को गले लगा लेते हैं। इन सारी चीजों के लिए जिन्बू अपने आप को ही कोस रहा होता है। आगे वो इन्वेंट्री से एलेक्सर ऑफ लाइफ को निकाल लेता है और सोचता है इसे मॉम पी भी पाएंगी, अगर पी भी लेती है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये काम ना करे, पर मुझे इस सिस्टम को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज मैं जहाँ पर भी हूँ वो इस सिस्टम की वजह से ही तो है, मुझे इस सिस्टम पर यकीन करना ही होगा। और जिन्बू इतना नर्वस होता है जब वो अपने मॉम को ऊपर उठाता है एलेक्सर ऑफ लाइफ को पिलाने के लिए, वो नोटिस करता है कि उसका हाथ कांप रहा है और वो अपने आप को कंट्रोल करके एलेक्सर ऑफ लाइफ को पिला देता है। उसको पीते ही हम देखते हैं उनके गले में जो स्कार था वो भी गायब हो जाता है और तो और वो पूरी तरह से हील हो जाती है और वो अब तक जागी नहीं होती, जो देखकर जिन्बू कह रहा होता है प्लीज मॉम उठ जाइए, मैंने आज तक जो भी किया है वो आपके लिए ही तो किया है, प्लीज मॉम आप उठ जाइए, अब तो उठ जाइए। दूसरी तरफ हम जिन्ना को देखते हैं जिसको कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था और उसे पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था, तब वो बाहर आ जाती है। आगे अस्पताल में जिन्बू जब अपने आंखें खोलता है तो किसी चीज को देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो और कोई नहीं उसकी मॉम थी जो कि अब जाग चुकी थी, जो जागते ही पूछने लगती है कि ये तुम हो जिन्बू, अब कितना वक्त हो गया मेरे सोते हुए। जिन्बू कहता है पूरे 4 साल। और जिना कैसी है? हाँ वो भी ठीक है। शुक्रिया
शुक्रिया बेटा इन सारी चीजों को संभालने के लिए। देखो तो कितने बड़े हो गए हो तुम, और तुम्हें चोट भी आई है। लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। जिसके बाद जिन्बू रोते हुए कहने लगता है, मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, 4 साल के बाद कोई अगर जागे तो ऐसा ही होगा। सुबह हम अस्पताल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर अपने सीनियर डॉक्टर को बता रहा होता है एक इटरनल स्लीप का पेशेंट जाग चुका है, और हमने जब उसका चेकअप किया वो भी सारे नॉर्मल आ रहे हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है पर ये सब सच है, और उनके फैमिली वाले भी जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से ले जाना चाहते हैं। अगर जिन्ना भी अस्पताल में आ चुकी थी और अपने मॉम को जागते हुए देखकर वो उन्हें गले लगा लेती है और फुट फुट कर रोने लगती है। अगर हम जिन्मू को देखते हैं जो स्माइल कर रहा था और मनी मन सोच रहा होता है, इसी दिन के लिए तो मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, वो मेहनत ऑफ रॉन्ग लाई। आगे प्रेसिडेंट को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्हें कह रहे होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है उड़ने वाले चिट्टियों का हमला जेजू आइलैंड से ही हुआ था, जिस वजह से आसपास के इलाकों में केओस का सिचुएशन हो चुका है, जिसको रोकने के लिए हमने चौथा जेजू आइलैंड रेड करने का डिसाइड कर लिया है। इस रेड में सिर्फ हमारे हंटर्स ही शामिल नहीं होंगे, एक और देश के भी हंटर्स शामिल होंगे, और वो 1-2 नहीं पूरे 10 एस रैंक हंटर शामिल होंगे, और बाकी बच्चे जो ए रैंक के हंटर होंगे वो बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेंगे। ये चीजों को ब्योंगुम भी देख रहे होते हैं, जो देखकर उन्हें एक पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर वो बात कर रहे थे, यार मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरा भी कुछ हाल ऐसा ही है, पर मुझे उनके बारे में भी सोचकर बुरा लग रहा है जो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। उनके बारे में भी सोचो वो किस हाल में होंगे। वहीं बैग नींद में कहने लगते हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये दोनों कहने लगते हैं, चाहे जो भी हो जाए हम बैग की हमेशा साथ देंगे। अगर हम जिन्नू के अपार्टमेंट को देखते हैं जहाँ पर जिन्ना के तो पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसने रूम को क्लीन ही नहीं किया था, और जिन्नू उसके मुंह को पकड़ के कहने लगता है, लगता है तुमने 1 हफ्ते से रूम को क्लीन ही नहीं किया है। ये दोनों थोड़ा एम्बेरस होते हैं क्योंकि उनके माँ इतने दिनों बाद आई है और इन्होंने रूम को ऐसा करके रखा है। ये सब देखकर जिन्नू की मॉम कहती है, कोई बात नहीं मैं क्लीन कर दूंगी, तुम दोनों मेरी हेल्प कर देना। जिसके बाद ये तीनों मिलकर अपार्टमेंट को साफ करने लगते हैं। वहीं पर जिन्नू बैठकर सोच रहा होता है कि इस हंटर बनने की जर्नी में मैंने इतने सारे हदें पार की है जिनसे बचकर लौट के आना मेरे लिए नामुमकिन है। आगे जिन्नू की मॉम एक तस्वीर को देखकर जिन्नू से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने पापा के बारे में कुछ पता चला? मैंने टीवी पर देखा था तुम एक हंटर बन चुके हो। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा हंटर बनने से पहले एक फायर फाइटर थे। पता है तुम्हारे पापा के मदद करने के नेचर को देखकर ही मैंने उनसे शादी किया था। ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर भी मुझे दिखाई देती है। वहीं पर जिन्ना आकर कहने लगती है, ये सारी खूबी मेरे अंदर भी है, इसलिए तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जिन्नू की मॉम कहती है, हाँ ये बात तो है। तभी जिन्नू को एक कॉल आता है जो किसका था हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेसिडेंट गो और जिनचुल आपस में ही बात कर रहे होते हैं। गो कहते हैं, मुझे नहीं लगा था हमें उसे इतनी जल्दी देखना पड़ेगा। जिनचुल कहता है, थॉमस आंद्रे जो कि एक नेशनल लेवल का हंटर है वो हमारी मदद जरूर करेगा। नहीं मुझे नहीं लगता एक नेशनल लेवल का हंटर वो भी बाहर देश का इतनी आसानी से हमारी मदद करेगा। और सर वो यहाँ पर क्यों आया है? गो कहते हैं, मुझे भी नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारे हंटर सॉन्ग से बात हुई? हाँ थोड़ी देर पहले ही हुआ है और मैंने उन्हें यहाँ पर आने के लिए कह दिया है। अगले दिन में जिनको हंटर एसोसिएशन में पहुंच जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट को उससे कहते हैं, काफी सालों से मिशन हम करना चाहते थे, अब जाकर वो अपॉर्चुनिटी आया है, क्या तुम इस मिशन में हमारा साथ देना चाहोगे? तो सुनकर जिन्बू मनी मन सोचने लगता है, ये बात तो सच है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे बाद में नहीं मिलेगा और हालात अब बदल चुका है, मुझे उन दोनों का प्रोटेक्ट करना है। और वो मना करने ही वाला होता है तभी उसे एक एनर्जी फील होता है जो देखकर प्रेसिडेंट को कहते हैं, तुमने इस एनर्जी को सेंस कर लिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, चलो मैं तुम्हें वहां पर ले चलता हूँ जहाँ से ये एनर्जी आ रहा है। जिसके बाद प्रेसिडेंट को और जिन्नू जाकर उस बैटल एरिया में पहुंच जाते हैं। जहाँ पहुंचते ही वो देखते हैं कि बैग और एक एस्ट्रैंग हंटर फाइट कर रहे थे। बैग को हारता हुआ देखकर जिन्नू पूछता है कि ये अपना पूरा पावर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। अभी भी वहां पहुंचे चोई जंगुन कहते हैं अगर वो अपने पूरे पावर को यूज करेंगे तो वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाएंगे जो कि उन्हें पसंद नहीं है। आगे चोई जिन्नू को सारे हंटर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जापान के हंटर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। मिस्टर चोई जिन्नू को बताता है ये सारे एस रैंक के हंटर हैं, वो भी जापान से, और उनका लीडर है रियोजी कोटो। जिन्नू को देखकर उन जापान के हंटर बोलने लगते हैं, ये नया हंटर कौन है? वहां पर खड़ी हानिकावा कहती है ये नया एस रैंक हंटर है जिसका नाम है सांग जिनवू, जो उनको रियोजी कोटो कहता है इसको तो असासिन टाइप का होना चाहिए। और हानिकावा कहती है वो एक मेज टाइप का हंटर है। कोरिया के हंटर भी जिन्नू को देखकर उसके बारे में ही बात करने लगते हैं। वहां पर खड़ी चाह भी कहने लगती है, हाँ इसी वजह से तो यहाँ का माहौल अब चेंज हो चुका है। हानिकावा उन दोनों को फाइट करते हुए देखकर कहने लगती है कि ये इनका पावर लेवल इतना है, मैंने आपको इतनी बार फाइट करते हुए देख चुकी हूँ कि मुझे बाकी सारे हंटर बहुत पानी कम चाय लग रहे हैं। हानिकावा की ऐसे बातें सुनकर नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर हानिकावा से आकर कहने लगता है, तुम हमारे हंटर्स को कमजोर कैसे कह सकती हो, ये तो हमारा डिसरेस्पेक्ट हुआ। तभी चाह वहां पर पहुंच जाती है और कुछ आगे बढ़े उससे पहले इनको रोक देती है। जिसके बाद रियोजी कोटो एक फ्रेंडली मैच करने के लिए कहने लगता है। इस फ्रेंडली मैच करने के लिए प्रेसिडेंट को भी मंजूरी दे देते हैं। जिसके बाद बैक आगे कर कहने लगते हैं कि हमें एक एक करके फाइट करने से अच्छा है सारे साथ मिलकर फाइट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो किसी भी डायरेक्शन से हमला हो सकता है। गेम का रूल सिंपल होगा, अगर किसी ने अपने ओपोनेंट के कलाई को पकड़ लिया तो वो जीत जाएगा। आगे कोरिया के और जापान के एस रैंक हंटर 4-4 ग्रुप में डिवाइड होकर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं।